हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक राजौरिया और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल अनुदीपी शेयर मार्केट क्लासेस। अभी पिछले सेशंस में मैंने बताया था आपको कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, पूंजी बाज़ार क्या होता है। तो आज का जो सेशंस है अपना वो है कि सेकेंडरी मार्केट क्या है। कैपिटल मार्केट के मैंने दो पार्ट बताए थे, पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो आज अपन सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात करेंगे और सेकेंडरी मार्केट में होता क्या है, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो आगे देखने के लिए और ज़्यादा कुछ जानने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। जैसा कि पहले सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैपिटल मार्केट के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो हिस्सा होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ पहली बार मार्केट में आ रही होती है, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में मैंने बताया था आपको। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को पहली बार ऑफर करती है तो इस टाइप का जो मार्केट होता है, या आप कोई पहली बार एफडी करने जा रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें जो एक पहली बार हो रही होती हैं, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं प्राइमरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट को समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। आपको याद हो कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मेरी एक कोई कंपनी है, शेयर की डेफिनेशन समझा रहा था जब मैं कि शेयर होता क्या है, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। आज उसी मामले में बात करेंगे कि सेकेंडरी मार्केट होता क्या है। अब सपोज जो मेरी एक कंपनी है, वो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से मैंने स्टार्ट की। उसमें मेरे रिलेटिव और पार्टनर आए। पार्टनर आने के बाद उस 1 लाख रुपए की शेयर्स को मैंने जो एडिशनल पार्ट बाहर से उठाया था, उस छोटे से पार्ट को मैंने 10 रुपये की कैपिटल बना दी है, मतलब 10 रुपये का शेयर बना दिया है। अब वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो गया, आईपीओ के थ्रू मार्केट में आ गया। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आईपीओ आने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन फिर भी सपोज अब वो शेयर मेरे फ्रेंड सर्किल, रिलेटिव सभी लोगों के पास है। अब मेरी कंपनी जो परफॉर्म कर रही है ना, उस परफॉर्मेंस का, ग्लोबल एनवायरनमेंट का, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का जो भी इम्पैक्ट आएगा मेरे शेयर्स के प्राइस के फ्लक्चुएशंस पे आएगा। तो सेकेंडरी मार्केट समझने के साथ साथ अपन को ये भी समझना है कि वाई शेयर गो अप एंड डाउन, शेयर घटते और बढ़ते क्यों हैं, शेयर्स में मंदी और तेजी क्यों होती है। तो सेकेंडरी मार्केट को अपन समझेंगे, साथ में समझेंगे कि शेयर्स के प्राइस घटते और बढ़ते क्यों हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी पर रहेगा कि सेकेंडरी मार्केट क्या है और शेयर घटते बढ़ते क्यों हैं। तो अब मैं सबसे पहले बताऊंगा कि ये बेसिक कंडीशंस दी हुई हैं कि शेयर घटते बढ़ते क्यों हैं। अब क्या हुआ था कि जो मेरे 10,000 शेयर थे जो पब्लिक के पास पहुंच गए थे, अब लोग इसको खरीदने बेचने लगे हैं आपस में शेयर इसको खरीदने बेचने लगे हैं। अब ये खरीदेंगे बेचेंगे क्यों, शेयर घटता बढ़ता क्यों है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज मेरी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है ना, या मेरी जो शॉप थी, एक ग्रोसरी की शॉप थी, उस शॉप के पास में कोई एक बड़ा बॉयज़ हॉस्टल खुल जाता है, एक गर्ल्स हॉस्टल खुल जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मेरी दुकान की बिक्री बढ़ेगी, मेरी सेल्स बढ़ेगी, मेरी सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो जो लाभांश में एक निश्चित मात्रा में अपने शेयर धारकों को, या वो जिनके भी पास मेरी कंपनी के शेयर थे 10 रुपये वाले, जिनके पास भी शेयर होंगे उनको उसका लाभांश भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है ना। तो अब लोग क्या करेंगे कि वो चाहेंगे कि मैं अपने फ्रेंड का शेयर 11 रुपये में खरीद लूँ, 12 रुपये में खरीद लूँ, 11.50 में खरीद लूँ। तो शेयर्स की प्राइस में फ्लक्चुएशन आने लगे। क्यों? क्योंकि लोगों को उम्मीद है, शेयर धारकों को उम्मीद है, कंपनीज को उम्मीद है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि अब ये शेयर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, कंपनी की सेल्स बढ़ने वाली है, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी, तो बिक्री बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो लाभांश भी ज़्यादा मिलेगा। तो आपस में जो लोग ये शेयर एक दूसरे से खरीदने बेचने लगते हैं, ऐसा वाला मार्केट ही सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से शेयर ऊपर या नीचे होते हैं, घटते हैं या बढ़ते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मैं धीरे धीरे मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं कि शेयर घटते बढ़ते क्यों हैं और ज़्यादा तेज़ी मंदी कब होती है। जो बेसिक रूल है डिमांड और सप्लाई का, द बेसिक, किसी भी शेयर्स के घटने के लिए डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। डिमांड मतलब कि उसकी मांग कितनी है और आपूर्ति कितनी है।
तो अब डिमांड और सप्लाई कई तरीक़ों से बढ़ सकती है शेयर मार्केट की, है ना। शेयर्स की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है ना। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी शेयर्स को, किसी भी शेयर्स के घटने बढ़ने का, ऊपर जाने का, नीचे आने का, गिरने का, बढ़ने का, वो बेसिक कॉन्सेप्ट डिमांड और सप्लाई ही है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक छोटा सा डिमांड होती क्या है और सप्लाई होती क्या है, सबसे पहले आपको डिमांड बता दूं। सीधा सीधा डिमांड बताने के लिए सीधी सीधी आपकी ज़रूरत, आपकी नीड, आपको किस चीज़ की नीड है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ से मैं 10 किलोमीटर दूर हूँ, ठीक है, और मुझे अपने घर पहुँचना है। वहाँ पे अगर 10 ऑटो वाले हैं और मैं उससे बोलता हूँ कि मुझे 10 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है ना। तो अगर 10 ऑटो वाले हैं तो, और मैं अकेला हूँ, जाने के लिए 10 ऑटो हैं और मैं अकेला हूँ, तो मैं एक ऑटो वाले से बात करूँगा, भैया कितने पैसे लोगे, तो वो बोलेगा भैया 100 रुपये। लेकिन हाँ, दूसरा ऑटो वाला बोलेगा नहीं भैया मुझे आप 90 ही दे दीजिए, मैं चलूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब बात करूँ तो मैं ऑटो के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि ऑटो की डिमांड और सप्लाई का मेरे खर्चे पे, मेरे जाने पे कितना असर आने वाला है, ठीक है ना। इवन मेरी भी डिमांड सप्लाई है कि मुझ पे डिमांड और सप्लाई का क्या अंतर पड़ रहा है। मैं अकेला हूँ, ऑटो वाले ज़्यादा हैं तो मुझे कम पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। और वाइस बिल्कुल सेम एज इट इज़ वाइस वर्सा कि ऑटो वाले ज़्यादा हैं और मैं अकेला हूँ तो ऑटो वाले को कम पैसे मिल रहे हैं और मेरे पैसे बच रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं उल्टा करता हूँ कि जाने वाले हम 10 लोग हैं और ऑटो एक है, जाना सबको है, ठीक है ना, या ऑटो 2 हैं, तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो कम है, मतलब ऑटो कम है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जाने वालों की संख्या कितनी है, 10, मतलब डिमांड ज़्यादा है। जब भी सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस में अपसाइड फ्लक्चुएशंस आते हैं, और जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइस नीचे गिरती है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि शेयर्स घटते बढ़ते क्यों हैं, डिमांड और सप्लाई का, ठीक है ना। वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है ऑटो का मैंने कि ऑटो ज़्यादा हैं, जाने वाले कम हैं तो प्राइस गिरेगी, और जाने वाले ज़्यादा हैं और ऑटो कम हैं तो प्राइस बढ़ेगी। ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से शेयर्स घटते और बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं जो मेजर कंडीशंस होती हैं, बड़ी बड़ी कंडीशंस होती हैं जिनमें बड़े बड़े फॉल्स हो जाते हैं, शेयर मार्केट गिर जाता है या बढ़ जाता है ना। तो अब मैं उनको डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहला होता है बार और अदर कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे अगर दो देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं या हालात हो जाते हैं तो इस कंडीशन में शेयर मार्केट गिर जाता है या शेयर प्राइसेस गिरने लगती हैं, इंडाइसेस गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसके वजह जब भी युद्ध होता है तो किसी देश को उसकी इकोनॉमी से बहुत पीछे ले जाता है, 10 साल पीछे ले जाता है, 20 साल पीछे ले जाता है। सपोज अभी आपने देखा होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया था, तो एयर स्ट्राइक के दिन ही मार्केट निफ्टी करीब 300 पॉइंट डाउन हो गई थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये कि अगर बार या अदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई भी दो देशों के बीच में विवाद या दो राज्यों के बीच में विवाद, दंगे भड़कते हैं, देश में कुछ भी होता है तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट शेयर मार्केट पर जाता है, देश की अर्थव्यवस्था पर जाता है। जब ये इम्पैक्ट देश की अर्थव्यवस्था पे जाता है तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। देश की अर्थव्यवस्था युद्ध में चली जाती है, युद्ध की ओर देखने लगती है कि नहीं युद्ध विराम होगा कि नहीं होगा, युद्ध कब तक चलने वाला है, तब तक वो देश पीछे जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे आपको डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। क्योंकि डिमांड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कंपनी के पास काम नहीं रहता है, काम नहीं होगा, और अर्थव्यवस्था भी बहुत सारी चीज़ों की सारा फोकस पूरे देश का, अर्थव्यवस्था का सारा फोकस बाहर की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से शेयर घटते ही हैं। जनरली शेयर घटते ही हैं, बहुत ही कम होता है कि जब भी दो देशों के बीच में बार होगा तो शेयर बढ़ेंगे, नहीं। उस समय पे अगर इक्विटी मार्केट की बात करें तो शेयर्स घटते हैं और निवेश सारा गोल्ड की तरफ शिफ्ट होता है। क्योंकि जब दो देशों में बार की कंडीशन होती है तो वर्ल्ड का सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका गोल्ड होता है, जो आपको उसके बदले कभी भी कहीं भी पैसा दिला सकता है सॉरी कहीं भी पैसा दिला सकता है। तो लोग शेयर मार्केट से अपना पैसा निकालना चालू करने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे डिमांड खत्म हो जाती है इक्विटी मार्केट में और सप्लाई बढ़ जाती है। ऐसे ही आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने अपने शेयर बेचना चालू कर दिए थे, क्योंकि कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही थी, बहुत सी कंपनियां बंद हो गई थी, है ना। कंपनियों ने नियमों के साथ काम करना चालू किया,
ठीक है ना। तो कितने सारे रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए कि नहीं ट्रांसपोर्टेशन बंद है और कंपनियां बंद हैं, कोई काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से कंपनियों में काम नहीं हुआ तो लोगों ने प्रेडिक्शन देखते हुए अपने शेयर बेचना चालू किए और निफ्टी 11,800-900 के लेवल से करीब 7500-7600 ला के खड़ी कर दी, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई बढ़ गई थी और डिमांड थी नहीं। क्योंकि ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये नेचुरल डिजास्टर या एक्सट्रीम वेदर फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये नेचुरल प्राकृतिक रूप से आई हुई आपदाएं होती हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, ठीक है। दूसरा होता है कंसर्न ओवर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है ना, कि अब एक बात तो मैंने कर ली कि बाहर की कंडीशन, अब दूसरा ये कंसर्न ओवर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है ना, कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा कंज्यूमर की जेब पे जाता है। अगर महंगाई कम होगी तो लोगों का परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा, जब परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा लोगों की सेविंग्स ज़्यादा होगी और सेविंग्स ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में सप्लाई आएगी, है ना, डिमांड आएगी तो शेयर्स की प्राइस बढ़ते हैं। जब भी इन्फ्लेशन कम होती है, इन्फ्लेशन के डेटा आते हैं, है ना, तो शेयर्स जनरली बढ़ते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होने से लोगों की सेविंग बचती है, लोगों के पास पैसा होता है। लेकिन वहीं इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होती है तो लोगों की जेब पर सीधा सीधा असर होता है। जो चीज़ वो 100 रुपये में खरीद रहे थे, अब उनको उसका एक्स्ट्रा पैसा देना है, लेकिन अगर वो चीज़ 100 रुपये में खरीदते और वो पैसा बचता तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते। अब इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है तो मार्केट से सप्लाई ख़त्म हो गई है ना। जब सप्लाई ख़त्म हो गई है और डिमांड भी नहीं है तो सीधी सीधी बात है कि इन्फ्लेशन कम होगी तो शेयर मार्केट में उछाल आएगा, किसी भी कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, और महंगाई ज़्यादा होगी तो शेयर घटेंगे। दूसरा, ये तीसरे नंबर का टॉपिक है अपना, जो बहुत ही डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी, मतलब जो सरकार जो वित्तीय पॉलिसी बनाती है, ठीक है ना, कि कितना कहाँ से कर्ज लेना है। वित्तीय पॉलिसी में जैसे अपना जीडीपी आ जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये पॉलिसी भी डिपेंड करती हैं कि स्टॉक मार्केट या पर्टिकुलर शेयर घटने वाला है कि बढ़ने वाला है, ठीक है ना। फिजिकल डेफिशिएट कितना आया है, जीडीपी कितना है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, मंथली होलसेल और रिटेल दोनों महंगाई दरें कितनी चल रही हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई रिप्रेजेंट करती है मंथ में एक बार, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे या पर्टिकुलर सेक्टर पे मॉनेटरी पॉलिसी का क्या अंतर आने वाला है। अब जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो उसमें एसएलआर, एसआरआर, सिक्योरिटी डेटो, है ना, और ये बहुत सारी पॉलिसियाँ होती हैं जो डिसाइड करती है आरबीआई, अपने रेट्स देती है, ठीक है ना। इसके लिए एक अलग से एक सेशंस होगा मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, उसमें मैं आपको सारी मॉनेटरी पॉलिसी बताऊंगा कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी में आया क्या है और इसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। चौथा पॉइंट होता है गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, मतलब जो भी गवर्नमेंट आपके पास है, मतलब आपके राज्य में है या आपके देश में है, वो कितने समय और कितने लंबे समय तक स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी का सीधा सीधा मतलब है कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से अटैच होते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि मेरी शॉप के आसपास कोई 2 बॉयज़ हॉस्टल आ गए हैं और वहीं मैं इसको ऐड करता हूं कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, और वहीं मेरे यहाँ इलेक्शन आ गए हैं, ठीक है। तो अब इस इलेक्शन का मेरी दुकान पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो उम्मीदवार या जो गवर्नमेंट या मैं जिस गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ, अगर वो उम्मीदवार जीतता है तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे फ़ायदा मिलेगा, तो मेरे इस कंपनी के शेयर्स बढ़ने वाले हैं। अगर वो गवर्नमेंट मेरे फेवर की नहीं आती है या मेरी उस पर्टिकुलर पार्टी से कोई गुडविल नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, तो मेरे शेयर घट बढ़ सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर है नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। पहले क्या था कि अपन अपने देश से ही जुड़े रहते थे, अब आजकल क्या है कि पूरा जो बिजनेस है, ट्रेड है, वो ग्लोब पे हो गया। ग्लोबल मतलब कि पूरा वैश्विक पूरा विश्व अब एक दूसरे से ट्रेड कर रहा है ना, करेंसी का एक्सचेंज हो रहा है। अपन चीज़ कहीं की ला रहे हैं, अमेरिका से आती है, जापान से आती है, चीन से आती है, बिकती इंडिया में बनती है, बाहर जाती है। तो
अगर अपन भारत में भी हैं और किसी दूसरे देश में भी युद्ध होता है या कोई वहाँ पे भी इकोनॉमिक कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडिया की अर्थव्यवस्था में पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन बिजनेस के माध्यम से दूसरे देशों से या दूसरे कंट्रियों से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी चेंजेस। जब भी कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो एकदम से स्टेबल नहीं हो जाती है, या उसकी ट्रेनिंग, एजुकेशन और इसमें ही बहुत सारा समय लगता है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है कि नया सिस्टम ला रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी चेंज होती है, नई पॉलिसी बनती है, ऐसे ही नई टेक्नोलॉजी के यूज जब सिस्टम में होता है या विश्व में होता है तो वो भी शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट डालता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेचुरल डिजास्टर और एक्सट्रीम वेदर फ्लक्चुएशंस। नेचुरल डिजास्टर जैसे कोई महामारी, अभी कोरोना आया था, ठीक है ना, इसकी वजह से कोई बाढ़, तूफान, हालात, ठीक है, ज़्यादा पानी गिर गया या बाढ़ आ गई, ज्वालामुखी फट गया, तो ये सारी चीज़ें भी किसी देश की अर्थव्यवस्था को हिला के रख देती हैं, ठीक है ना। तो उसका भी इम्पैक्ट सीधा शेयर मार्केट पे ही आता है, पर्टिकुलर शेयर पे आता है, इंडेक्स पे आता है, पर्टिकुलर देश की इकोनॉमी पे आता है। देश की इकोनॉमी को छोड़ के, जैसा कि मैंने बताया था, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, अगर भारत में कोई बड़ी चीज़ होती है, सरकार घटती बढ़ती है, या अमेरिका में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पे भी कुछ होता है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर भी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कॉर्पोरेट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस डेटा। अब कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट परफॉर्मेंस डेटा मतलब गवर्नमेंट ने जो फिस्कल पॉलिसियाँ बनाई थी, वित्तीय पॉलिसियाँ बनाई थी कि भाई अपना ग्रोस अपन ने इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है, तो उससे क्या फ़ायदा कमाया है, अपन ने बाहर माल बेचा और अपन ने आयात कितना किया, निर्यात कितना किया, तो उसका जो इम्पैक्ट ही होता है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक सेशंस में। जब भी मैं मनी मॉनेटरी पॉलिसी लूँगा तो उसके साथ साथ आपको जीडीपी और इसके अलावा भी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती हैं जो मेजर शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट डालती हैं, उन सब के बारे में बात करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, अब कॉर्पोरेट मतलब जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका परफॉर्मेंस। अब इनका परफॉर्मेंस अपन कैसे देखेंगे? इंडेक्स का परफॉर्मेंस तो अपन ने देख लिया था कि भाई इंडेक्स प्लस माइनस हो रहा है, वेटेज एवरेज से वो घट रहा है या बढ़ रहा है। अब कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस देखने के लिए क्या होता है, कंपनीज के रिजल्ट आते हैं क्वार्टरली और ईयरली, ठीक है ना। हर कंपनीज के रिजल्ट आते हैं क्वार्टरली, ईयरली, ठीक है। तो इन रिजल्ट के बेसिस पे अपन ये एनालाइज करते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में कितना था और इस क्वार्टर में कितना है। जैसे लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 10,000 करोड़ था और नेक्स्ट क्वार्टर में उसका प्रॉफिट 12,000 करोड़ हो गया, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, शेयर लेना चाहिए अपन को, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस के रूप में आती हैं कॉर्पोरेट की सारी चीज़ें, कि पर्टिकुलर कंपनी का पीई क्या है, इंडस्ट्री पी क्या है, सेक्टर एनालिसिस क्या है ना, प्राइस वैल्यू क्या है, ईपीएस क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, ये सारी चीज़ें मैं एक सेशंस में अलग से कवर करूंगा। लेकिन हाँ, फिर भी समझाने के लिए कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस डेटा है क्या। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस डेटा सीधा सीधा कंपनियों का परफॉर्मेंस है जो उन्होंने बताया, जो वो शो करती हैं क्वार्टरली, ईयरली के रूप में, कि भाई कंपनी के ईयरली रिजल्ट आने वाले हैं। और ये आपको अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, है ना। और आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो आप ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हैं। जैसे अभी रिलायंस की भी रिजल्ट आने वाले हैं, NIIT का भी रिजल्ट आया है, जिंदल स्टील का भी रिजल्ट आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी, कंपनी के मतलब फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जब भी मैं फंडामेंटल की बात करूंगा नेक्स्ट सेशन अपनी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, और अभी पहले सबसे पहले ये क्या बिगनर है कि सबको बता दूं कि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, है ना। तो अपन को सीखना है अभी, सीधी सीधी बात। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इनके अलावा भी बहुत छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं जो किसी भी कंपनी के शेयर्स को ऊपर नीचे करने पे डिपेंड करती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें ये है कि प्राइस फ्लक्चुएशंस कैसे हैं। ये देखिए एक चार्ट है, डॉलर का चार्ट है, अपन को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे जनवरी 2003, जनवरी 2004, जनवरी 2006, जनवरी 2005, सॉरी। तो ये जो प्राइस दिख रहा है, ये प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ किसी शेयर का है। ये प्राइस अप एंड डाउन हो रहे हैं, ठीक है ना।
तो ये वो समय होता है कि अपन को अपना पैसा मार्केट में कब इन्वेस्ट करना है और कब विड्रॉ करना है, ठीक है ना। इस चार्ट पैटर्न को समझने के लिए एक और सेशन होगा जिसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये सिर्फ चार्ट एक देखने के लिए है कि किसी भी शेयर्स के घटने और बढ़ने में डिमांड और सप्लाई और उसके कंपोनेंट जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे वो सब समझाने के लिए कि शेयर कितना ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाता है, बट शेयर अपने एक फ्लो में चलता रहता है, ठीक है ना। तो आज के सेशंस के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और मैं दीपक राजौरिया, आप मेरे चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर ले सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप उस पर कमेंट कीजिए, मैं वो चीज़ दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, है ना। एंड थैंक यू बीइंग विथ मी, थैंक यू एवरीवन।